ट्वेल्थ फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में आज हम बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किस प्रकार होता है, उसका अपवर्तन सूत्र क्या होता है। इस सूत्र को हम लोग डिराइव करने वाले हैं डिटेल से। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का निगमन किया था। उत्तल गोलीय पृष्ठ और अवतल गोलीय पृष्ठ दोनों का जो अपवर्तन सूत्र है वो बिल्कुल एक जैसा यानी समान आता है। तो आज की जो हमारी डेरिवेशन है वो पिछली क्लास के जैसी ही है, करने का तरीका सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा इसका जो रे डायग्राम है उसमें 2% का चेंज आता है। यानी यहाँ तक हम कह सकते हैं 98% ये डेरिवेशन पिछली वाली ही है। तो अगर आपने मेरी वो डेरिवेशन नहीं देखी है तो आप उस डेरिवेशन को आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर, और नहीं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। तो चलिए आज की डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं। अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किस प्रकार होता है, उसका अपवर्तन सूत्र हम किस प्रकार डेरिवेट करते हैं, चलिए जानते हैं। देखें यहाँ पर जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। परीक्षा में ये क्वेश्चन नाम लेके आता है कि हमें अवतल से निकालना है कि उत्तल से निकालना है, तो फिर हमें करना पड़ेगा जिससे पूछा हो उससे। फिलहाल यहाँ पर हम अवतल गोलीय पृष्ठ एक मानेंगे और उस पर अपवर्तन सूत्र किस प्रकार निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए ये कोई अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ का मतलब एक दबा हुआ तल जो अंदर धंसा हुआ हो, इस तरह का आप देख सकते हैं ये अंदर धंसा हुआ है और ये पृष्ठ कांच का बना होता है। ये कांच की कोई सतह हो और इस तरह से अंदर धंसी हुई हो तो इसको हम लोग पृष्ठ कहते हैं, सरफेस कहते हैं। अब पृष्ठ को इंग्लिश में सरफेस कहते हैं, तो हमने मान लिया जो हमारा पृष्ठ है वो एस एस डैश है, यानी जो हमारा अवतल पृष्ठ है वो एस एस डैश है। और पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को दर्शाते हैं पी से, पी फॉर पोल। अब देखिए इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर की ओर होगा। क्यों? अगर मैं इसको देखो पूरा करूं तो ये पूरा गोला इस तरह से बनेगा, उस गोले का केंद्र यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। यानी हमारा पृष्ठ जिस गोले से बना है, यानी जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को हम दर्शाते हैं सी से, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो वक्रता केंद्र तकरीबन यहाँ होगा, तो मैंने वक्रता केंद्र को नाम दिया है सी, वक्रता केंद्र को हम लोग सी मानते हैं, ठीक है। तो माना एस एस डैश हमारा एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। अब गोलीय पृष्ठ जैसे ही मैंने माना पी इसका ध्रुव हो गया, सी इसका वक्रता केंद्र हो गया, और ये पृष्ठ कांच का बना हुआ है। किसका बना? ये कांच का पृष्ठ, मोस्टली कांच के हैं, हमारे सिलेबस में ज़्यादातर कांच के ही हैं, तो ये कांच का बना है। अब देखिए इसके अंदर कुछ माध्यम अलग होगा, कुछ नहीं है तो हवा तो होगी, यानी इसके अंदर माध्यम वायु है और ये कांच का बना है। अब वायु का अपवर्तनांक अलग होगा, कांच का अलग होगा। तो वायु के अपवर्तनांक को सपोज हमने मान लिया n1, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 मान लिया। कांच हमारा दूसरा माध्यम है तो उसका अपवर्तनांक हमने मान लिया n2। अपवर्तनांक को हम लोग n या फिर म्यू दोनों से नोट कर सकते हैं। अब देखिए वायु और कांच की अगर हम तुलना करें तो हम यहाँ पर देखते हैं वायु हमारा विरल माध्यम का काम करेगा और कांच सघन माध्यम का। सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। अब देखिए वायु और कांच में कांच का घनत्व ज्यादा है, कांच की सघनता ज्यादा है, इसलिए कांच जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सघन माध्यम, यानी जो डेंसर मीडियम है वो कांच हो जाएगा, और वायु हमारा काम करेगा यहाँ पर विरल माध्यम का, यानी रेयरर मीडियम ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखना हमारा पृष्ठ है एस एस डैश, सी है इसका वक्रता केंद्र, पी है ध्रुव, और पृष्ठ जो है हमारा कांच का बना है। अब हम एक बात जानते हैं, अगर हम वक्रता केंद्र से पृष्ठ के किसी बिंदु को मिला दें, चाहे इसको देखें, चाहे इसको, चाहे इसको, अगर हम पृष्ठ पर किसी बिंदु को वक्रता केंद्र सी से मिला देते हैं तो वो जो रेखा होती है अभिलंब का काम करती है। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। वो इसलिए अगर हम देखें तो ये गोला है या वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या का काम करेगी गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला कोण यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ भी कोण 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इस सी पॉइंट को, यानी इसका जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से रेखा खींच दें, तो वो जो रेखा होगी जो वक्रता केंद्र से उस पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, ये जो रेखा है वो 90 डिग्री पर कोण बनाती है। तो इस वजह से इस पॉइंट पर यहाँ जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो इस वजह से ये हमारा अभिलंब का काम करेगा। तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया n। तो जो हमारा एन सी है ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब। वक्रता केंद्र से पृष्ठ के किसी बिंदु को मिला दें, आप यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, वो अभिलंब हो जाता है।
यानी नॉर्मल का काम करता है। ठीक है, अब सुनना, हमारी कोई वस्तु है जो ये रखी है, वस्तु को हम लोग ओ मानते हैं ऑब्जेक्ट, और वस्तु की जो है वो हमारी ऊंचाई हाइट नहीं है, यानी वस्तु जो है वो हमारी बिंदु के आकार की है, बहुत ही उसका जो आकार है, उसकी जो लंबाई है वो छोटी है। तो हमने वस्तु को ये माना कि माना हमारी कोई वस्तु है ये, और वस्तु हमारी बिंदु के आकार की है, तो वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको हमने ओ मान लिया। क्या मान लिया? ओ। अब वस्तु है हमारी ओ, और ये वस्तु इस पृष्ठ के सामने, और इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष वो रेखा होती है जो पृष्ठ के वक्रता के अनुध्रुव को मिलाती हुई जाए, तो वक्रता के अनुध्रुव को मिलाती हुई रेखा ये मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो हमारी बिंदु वस्तु ओ है वो इस पृष्ठ एस एस डैश के सामने इसके मुख्य अक्ष पर रखी है। अब जब वस्तु को पृष्ठ के सामने रख दें, दर्पण के सामने रख दें, लेंस के सामने रख दें, तो उनका तो एक ही काम है, क्या? प्रतिबिंब बनाना। अब प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए। कितनी किरणें होनी चाहिए? 2, और दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है। तो देखना, इस वस्तु से, इस बिंदु वस्तु ओ से एक प्रकाश किरण चली जो जा रही है सीधी जा रही है इस तरह से, देखिए। अब देखना, ये जा रही है वायु से कांच में और जा रही है सीधी, यानी 90 डिग्री पर जा रही है। 90 डिग्री का मतलब है अविलंब पर जा रही है। अगर कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भले ही जाए और अविलंब पर जाए तो फिर वो विचलित नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं इस केस में अपवर्तन नहीं होगा। जब अपवर्तन नहीं होगा तो प्रकाश किरण वो सीधी इस तरह से ऐसी गुजर जाएगी। देखिए, इस बात को आप ध्यान दें, अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है लेकिन लंबवत प्रवेश करती है, मतलब उसके अविलंब पर जाती है, तो फिर वो मुड़ती नहीं है, यानी उसमें अपवर्तन नहीं होगा। इस केस में जो आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आ रहा है, दोनों के मान 0 होते हैं। जब आई आर के मान 0 हैं तो इस केस में अपवर्तन नहीं होगा। जब अपवर्तन होगा नहीं तो प्रकाश किरण सीधी जाती है। ध्यान रखना, अपवर्तन भले ही होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाए, होता है, लेकिन इस केस में नहीं होता है। किस केस में? अगर वो प्रकाश किरण उस तल के लंबवत जाती है तो इस केस में फिर वो मुड़ती नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण जो ओ से चली है, सी से होती हुई पी से यानी ऐसे अंदर प्रवेश कर गई है, तल के लंबवत गई है, तो वो मुड़ी नहीं है। जो दिशा उसकी वायु में थी वही दिशा कांच में है। स्पीड जरूर कम हो गई होगी लेकिन वो मुड़ेगी नहीं। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण देखिए जो जा रही है वायु से कांच में। दूसरी प्रकाश किरण देखना, अब दूसरी प्रकाश किरण जैसे मेरी ये जो जा रही है वायु से कांच में। अब देखिए, आप इस येलो वाली लाइन को देखिए, दूसरी प्रकाश किरण मेरी है जो जा रही है वायु से कांच में। अब देखिए, वायु है हमारा विरल माध्यम और कांच है सघन माध्यम। अब अपवर्तन हमने पढ़ा है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। फिलहाल यहाँ पर वायु है हमारा विरल माध्यम, कांच है सघन माध्यम। तो यह देखिए, किरण वायु से जा रही है, वायु से किस में जा रही है? कांच है, मतलब विरल से सघन में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, यहाँ अगर पूरे में वायु होती तो प्रकाश किरण सीधी जाती, यानी वो सीधी जाती इस तरह से, सीधी जाती। अगर पूरे में माध्यम वायु होता, एक ही माध्यम होता, तो वो सीधी निकल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके आगे कांच है, मतलब माध्यम सघन है, तो जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर मुड़ेगी। अब अविलंब इसका ये है, अविलंब है एनसी, किरण की डायरेक्शन ये थी, तो अविलंब की ओर झुकती है, मतलब ऊपर झुक जाएगी। इसका अविलंब ऊपर है, इस किरण से ऊपर की ओर, इस किरण की दिशा से ऊपर की ओर है, तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर, मतलब अपने इस मूल रास्ते पर न जाकर अविलंब की ओर ऊपर वो ऐसे झुक जाएगी। अब देखिए, उसको जाना चाहिए था यहाँ, उसको जाना चाहिए था यहाँ नहीं गई है, अविलंब की ओर थोड़ा ऊपर झुक गई है। अब देखिए, क्या ये दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं? वास्तव में नहीं मिल रही है। देखिए, ये व्हाइट वाली किरण ये जा रही है और येलो वाली जो किरण है दूसरी वाली वो ऐसी इधर जा रही है। इन दोनों किरणों को अगर हम इधर जितना भी आगे लेकर जाएं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब ये दोनों इधर कभी नहीं मिलेंगी। जब इधर मिलेगी नहीं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी किरण है पीली वाली, इसको हम पीछे बढ़ा के लाएं, देखते हैं ना, इसको हम पीछे बढ़ाते हुए लाते हैं इस तरह से, डॉट 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 डॉट। इसको जब मैं पीछे खींच कर लाया तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मुझे ये आभासी रूप से मिलती प्रतीत हो रही है। देखिए, ये भी किरण पीछे आ रही है यहाँ तक, और इस पीली वाली किरण को जब मैं पीछे बढ़ा के लाया हूँ तो यहाँ पर ये आभासी रूप से मिलती प्रतीत हो रही है।
देखिए ये दोनों इधर तो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हुए इस तरह से लाते हैं तो यहाँ पर आभासी रूप से मिलती प्रतीत होती हैं। तो हमारी जो बिंदु वस्तु O है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और प्रतिबिंब को हम लोग इमेज कहते हैं, तो इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया I फॉर इमेज। यहाँ प्रतिबिंब तो बन रहा है, वास्तविक नहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी। हमें आभास हो रहा है कि ये दोनों किरणें, ये वाली किरण और ये वाली किरण इस बिंदु पर मिल रही है, तो इस वजह से बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। तो देखिए ये इसका किरण आरेख हो गया। अब बात कर लेते हैं कोणों की। ठीक है, कोण क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम अपवर्तन कोण R कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर O से लेकर N तक, O से लेकर N तक ये है हमारी आपतित किरण। सुनते हैं ना? O से लेकर N तक ये आपतित किरण और N से लेकर C तक ये अविलंब है। तो आपतित किरण का अविलंब के साथ कोण, यानी ये वाला आपतित किरण का अविलंब के साथ ये जो कोण होगा, आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम दर्शाते हैं I से। किस दर्शाते हैं? I से। यानी ये जो कोण बन रहा है वो है हमारा I। ये कोण कितना हमारा? I। आपतन कोण को हम दर्शाते हैं I से। ठीक है, दिख रहा है? ये है O से लेकर N तक ये आपतित किरण है और N से लेकर C तक ये अविलंब है। तो आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम दर्शाते हैं I से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस वजह से इसका सिंबल मेरा ये हो गया I। ठीक है, अब सुनिए अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ कोण। अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को हम दर्शाते हैं R से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए आप अपवर्तित किरण कौन सी है? अब अपवर्तित किरण यही तो है जो मुड़ गई है, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक, N से लेकर इस पॉइंट को हमने T नाम दे दिया, तो N से लेकर T तक ये जो मुड़ी हुई किरण है इसी को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और इस TN किरण को ही हमने पीछे बढ़ाया डॉटेड 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 यहाँ पर I तक, यानी TNI। ये तो हो गई मेरी अपवर्तित किरण और ये N से लेकर C तक ये अविलंब हो गया। अब सुनिए अपवर्तित किरण का, अपवर्तित किरण कौन सी? TNI, और अविलंब है हमारा NC। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। क्यों? ये हमारी अपवर्तित किरण है, कौन सी? TNI, और ये है मेरा अविलंब N से लेकर C तक। इन दोनों के बीच में तो ये कोण बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को मानते हैं R, स्मॉल r। तो इस वजह से ये एंगल हमारा हो गया स्मॉल r। ठीक है, आपतन कोण I हो गया, अपवर्तन कोण R हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन कोणों को भी मान लेते हैं। इस वाले कोण को मान लिया मैंने अल्फा, क्या मान लिया? अल्फा। इस वाले कोण को मान लिया बीटा, ये अंतः कोण मान लिए बीटा, और इस वाले कोण को मान लिया गामा। क्या मान लिया? गामा। अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, एक बात, दर्पण हो चाहे हमारा पृष्ठ हो, दूरियां हम हमेशा उसके ध्रुव से नापते हैं, P से। यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर है, यहाँ से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, यहाँ से वक्रता केंद्र कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं। चिन्ह प्रपाटी से हम लोग जानते हैं दूरियां कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। और एक बात, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां, इधर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं और ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। तो आप देखिए इसमें वक्रता केंद्र भी इधर है और इसमें प्रतिबिंब इधर बन रहा है और इसमें वस्तु भी इधर है, तो इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। अब हमने चिन्ह परिपाटी से पढ़ा है, किससे? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, इसको दर्शाते हैं R से, कैपिटल R से। अब ये दूरी इधर है, ध्रुव के बाईं ओर है, तो कितनी किसकी हो जाएगी? माइनस की, यानी P से लेकर C तक, P से लेकर C तक ये दूरी जो होगी वो होगी हमारी माइनस की R। ठीक है, क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब सुनिए, ये ध्रुव है, ये प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब, I प्रतिबिंब भी तो है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी भी होती है, प्रतिबिंब तक की दूरी भी मानते हैं। अब ये इधर है बाईं ओर, तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, यानी P से लेकर I तक ये दूरी किसकी हो जाएगी? हमारी माइनस का भी हो जाएगी।
अब सुनिए, ओ हमारी वस्तु है और पी ध्रुव है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम लोग यू मानते हैं। अब ये वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं, इधर ही मानते हैं, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू मानते हैं। और यू का मान हमेशा, चाहे हमारा लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे पृष्ठ हो, यू का मान माइनस में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि वस्तु हमेशा पृष्ठ के, लेंस के, दर्पण के लेफ्ट में बाईं ओर रखी जाएगी, तो इस वजह से इसका मान तो हमेशा माइनस का ही होता है। ठीक है, डायग्राम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक, सुने, अब देखना इसी चीज को हमने वर्णन के रूप में लिख रखा है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद देखो हमने क्या लिखा है, इसके बाद वो वर्णन लिखते हैं, माना लिखते हैं हम कि माना एस एस डैश हमारा एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, इसके सामने ये इसका सामने का हिस्सा, ये पिछला हिस्सा है, इसके सामने इसके मुख्य अक्ष पर, ये इसका मुख्य अक्ष, ये वाली लाइन, इसके मुख्य अक्ष पर ये वस्तु जो O है वो पृष्ठ से यानी उसके ध्रुव से यानी उस पृष्ठ से कितनी दूरी पर रखी है? U दूरी पर। कितनी दूरी पर रखी है? U दूरी पर। ठीक है, ये माइनस का है, माइनस का U। ठीक है, U दूरी पर रखी है, माइनस तो हमें ये बता रहे हैं कि वो इधर है। तो देखना ये वस्तु है हमारी O, बिंदु वस्तु O है, जिसकी कोई लंबाई नहीं है, बिंदु के आकार की है, तो हमारी बिंदु वस्तु O है जिसकी दूरी कितनी है? U। अब इसका जो प्रतिबिंब बनना है पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर बनना है? I पर, और इसकी जो यहाँ से दूरी है वो दूरी कितनी है हमारी? V। इसी चीज को देखो मैंने लिख रखा है, माना एस एस जैसे एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसके सामने मुख्य अक्ष पर U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात B दूरी पर प्रतिबिंब I बनता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर इसके वर्णन के बारे में लिखते हैं, फिर हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ से कर रहे हैं, तो करने का इसका जो प्रोसेस है डायग्राम में ही चेंज आया है, वरना 98% बिल्कुल सेम है। सबसे पहले लगाएंगे स्नेल का नियम, फिर लगाते हैं कंडीशन। ठीक है, द्वारक को हम छोटा मान लेते हैं पृष्ठ के द्वारक को, फिर क्या करते हैं हम अपना प्रमेय लगाते हैं, बहिष्कोण प्रमेय, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतर दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। फिर हम एक सूत्र लगाते हैं, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, उसके बाद कैलकुलेशन, और फिर हमें मिल जाता है हमारा अपवर्तन सूत्र। तो चलिए वही काम हम इसमें भी कर रहे हैं। तो देखें स्टार्टिंग यहाँ से, अब इसमें देखो अपवर्तन हो रहा है, तो जहाँ भी अपवर्तन होता है तो स्नेल का नियम लगता है। तो स्नेल के नियम से अपवर्तन जहाँ भी होगा, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो स्नेल का ही नियम है। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं, स्नेल का नियम पढ़ा है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है उसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब आपतन कोण कितना हमारा I, अपवर्तन कोण कितना R, तो आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, तो इसको लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R। सुनिए, आपतन कोण की ज्या को हिंदी में साइन, इंग्लिश में साइन कहते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात मतलब बट्टे, अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 को n2 अपॉन n1, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, यानी बाद वाला बट्टे पहले वाला, n2 अपॉन n1। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, यदि हमारा जो पृष्ठ है इसका द्वारक बहुत छोटा हो, यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो, जब पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, सुनते रहे ना। अब इसको थोड़ा हम इधर समझते हैं। पृष्ठ जब हमने इतना बड़ा लिया एस एस डैश, तब हमारा आपतन कोण इतना बड़ा बना है I, और अपवर्तन कोण तो उससे भी छोटा बना, जब इतना बड़ा लिया तब। अब सपोज कहीं ऐसा हो छोटे के केस में, जैसे हम पृष्ठ इतना छोटा ले लें, एस एस डैश हमारा इतना छोटा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा, ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। यहाँ से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो I और R के मान तो बहुत छोटे हो जाएंगे इस केस में। जब हमारा पृष्ठ इतना बड़ा है तब I का मान तकरीबन इतना है 7 डिग्री 10 डिग्री, और ये तो उससे भी छोटा है। अब जब पृष्ठ का द्वारक ही छोटा मान ले, ऐसा पॉसिबल है जो पृष्ठ है वो छोटा हो, तो छोटे के केस में, इस कंडीशन के केस में जो I और R का मान है, इन दोनों का जो मान कोण बनेगा आपतन कोण का, वो बहुत ही कम होगा, यानी बहुत छोटा होगा, नगण्य होगा, ना के बराबर होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं लगभग 0 के बराबर होगा, 0 पॉइंट के करीब कुछ। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, यानी साइन की टेबल में कोण का मान 0 हो
तो उसको हम 0 लिख देते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइन 0.0001 का मान बताइए, तो आप ये कहोगे लगभग सर ये 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन की टेबल में कोण का मान कम हो तो साइन थीटा ये वैल्यू 0 की तो बराबर है, तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को ओनली थीटा लिख देते हैं। सुने, साइन की टेबल में कोण का मान कम हो, 0 हो तो उसका मान 0 होता है। इसका मतलब ये भी तो है कि साइन की टेबल में कोण का मान अगर 0 के बराबर हो तो उसका मान भी लगभग 0 के बराबर ही होगा। यानी कहने का मतलब साइन थीटा को थीटा लिख देंगे। कैसे? जैसे साइन 0 को 0 रख दिया है, ये थीटा ही तो है, कोण क्या है, थीटा ही मानते हैं नॉर्मली कोण को, तो साइन थीटा को थीटा लिख दिया है। जैसे 0 है तो साइन 0 का मान 0 है, यानी इसका मतलब को 0 का मतलब अगर कोई वैल्यू 0 के नज़दीक है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। यानी कोण का मान जब बहुत कम होता है तो साइन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। जब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं तो फिर हम साइन आई को ओनली आई लिख सकते हैं और साइन आर को ओनली आर लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा के बजाय हमारे कोण आई आर है। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि साइन की टेबल में कोण अगर कम होता है तो उस केस में प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी है, साइन थीटा को ओनली थीटा लिख सकते हैं। तो इसी आधार पर यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तब हम क्या कर सकते हैं, तब ये कर सकते हैं साइन आई को ओनली आई तथा साइन आर को ओनली आर लिख सकते हैं। तब देखिए ये साइन आई तो यानी ओनली यहाँ पर आई बचेगा, तब आई अपॉन साइन हट जाएगा, यानी आर इजुकल टू n2 अपॉन n1 क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1। ठीक है, गौर से देखें, कुछ नहीं किया, यहाँ से साइन हट गए, कंडीशन लगा दी हमने, पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो आई आर के मान बहुत कम होंगे। आई क्या, आपतन कोण, और आर क्या हमारा अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण के मान बहुत कम होंगे। जब बहुत कम होंगे तब हम क्या कर सकते हैं, साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो यहाँ आई बचा, यहाँ आर बचा, साइन हट गया, कहने का मतलब ये है। अब इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, ठीक है, सुनिए, तो इधर हम कैची गुणा करेंगे, n2 गुणा आर से होगा, n1 गुणा आई से होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं n2 इंटू आर इजुकल टू n1 इंटू आई। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब आप इधर गौर करें, किधर, इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज एन, इसको देखें NIC में, त्रिभुज NIC में दिख रहा है, मैं इसको बाहर खींच लूंगा। तो देखिए हम यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज NIC में, सुनिए NIC कहाँ है, NIC, इसको मैं बारी बना ले रहा हूं, ये बन रहा है, दिखते रहे ना, NIC इस तरह से बन रहा है, NIC, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा I, तो ये लिखा मैंने I, ये पॉइंट है N तो लिखा N, ये पॉइंट है C तो लिखा C। अब कोण देखिए, I के साथ ये कोण बन रहा है बीटा, क्या बन रहा है, बीटा। देखिए C के साथ ये बाहर कोण बन रहा है गामा, ये कोण बन रहा है गामा। ये I, ये N के साथ ये कोण कितना बन रहा है, R बन रहा है, देख सकते हैं आप, ये वाली जो लाइन है NI, तो ये कोण कितना हमारा R, ये कोण बन रहा है R। अब सुनिए, अब इस त्रिभुज को देखिए, गामा यहाँ पर हमारा बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज की हम किसी एक भुजा को आगे बढ़ाएं तो जो बाहर कोण बनता है ये वाला, इसे हम बहिष्कोण कहते हैं। और ये प्रमेय है, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो सुदूर अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। यानी गामा को लिखा जा सकता है R प्लस बीटा या बीटा प्लस R, यानी यहाँ से लिख सकते हैं बहिष्कोण प्रमेय से गामा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, R प्लस बीटा। सुनिए, ये प्रमेय है बहिष्कोण प्रमेय, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो सुदूर मतलब दूर वाले अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये कोण 30 है, ये 40 है, तो 30 40 70, यानी ये कोण ये 70 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम R का मान निकालें, जब R का मान निकालेंगे तो बीटा को इधर भेज देंगे गामा की तरफ, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं R इजुकल टू आ जाएगा मेरा गामा माइनस बीटा। देखिए हमने R का मान निकालने के लिए R को यहाँ पर रोक लिया, बीटा को इधर कर दिया, तो गामा माइनस बीटा हो गया। तो यानी यहाँ से हमारा R निकल आया। R क्या हमारा अपवर्तन कोण। एक बार हमने इस त्रिभुज को यूज किया, किसको, त्रिभुज NIC को, तो इस केस में हमने यहाँ पे R निकाल लिया। अब हम I निकालेंगे तो I कोण इसमें बन रहा है, त्रिभुज
ओ सी में, इसको भी बाहर निकाल के बना लेंगे। त्रिभुज एन ओ सी में, ये देखिए एन ओ सी में। इसके बाद आपको इधर आ जाना, ठीक है, ये फिर इसके बाद इधर किस त्रिभुज में, त्रिभुज एन ओ सी में, त्रिभुज एन ओ सी में। अब एन ओ सी इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसको बाहर ही निकाल ले रहा हूँ, एन ओ सी। तो देखिए एन ओ सी हमारा इस तरह से बना हुआ है, ये पॉइंट है हमारा एन, ठीक है, ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है सी, सुनते हैं ना। अब सुने, ओ के साथ जो कोण बन रहा है वो है हमारा अल्फा, तो ये हो गया अल्फा। ये एन के साथ ये कोण बन रहा है, ये है मेरा आई, तो ये कोण हो गया हमारा आई। और सुनिए, और ये एन सी के साथ जो बाहर कोण बन रहा है ये कोण है हमारा गामा। सुनिए, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे थे, त्रिभुज एन ओ सी, तो मैंने इस त्रिभुज को बाहर ही निकाल लिया है, एन ओ सी, ये कोण गामा। अब देखिए गामा इसमें हो गया बहिष्ठ कोण और अल्फा और आई हो गया हमारे अंतः कोण, तो गामा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के। तो यहाँ से लिखा जा सकता है क्या, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। यहाँ से अगर हम आई का मान निकालें तो अल्फा को इधर भेज देंगे, तो यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू अल्फा, जब इधर आएगा तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। अब सुनिए, हमने क्या किया है, आई और आर के मान निकाल लिए हैं। अब आई और आर के मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, यहाँ आई का मान, यहाँ आर का मान। इसके बाद क्या करते हैं, आई व आर के मान, आई व आर के मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख रहे हैं, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 ही है, ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, n2, तो n2, ठीक है। फिर क्या r, अब r का मान कितना हमारा, गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पर मैंने लिखा गामा माइनस बीटा, ठीक है, इजुकल टू, तो इजुकल टू n1, n1 के बाद है i, अब i का मान कितना हमारा, गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ लगा दिया मैंने गामा माइनस अल्फा, इसको डालिए समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया है, कुछ नहीं, यहाँ से r का मान और यहाँ से i का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दिए, इसमें लगा दिए और इसको डाल दिए समीकरण नंबर 2। अब हमारा एक काम बचा है क्या, अल्फा बीटा गामा, इनके मान निकाल के यहाँ पर लगा देंगे, फिर सिर्फ कैलकुलेशन है, आंसर है। तो देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, कौन सा, एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है रेखा गणित में, चूंकि कोण इजुकल टू मेरा होता है चाप बट्टे त्रिज्या, ये फॉर्मूला है रेखा गणित का बहुत ही फेमस। एंगल इजुकल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, कोण इजुकल टू होता है चाप बट्टे त्रिज्या। आप सुने, कोण, किस कोण की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कोण गामा की। तो देखिए गामा ये कोण है, ये वाला, गामा के लिए चाप हो जाएगा मेरा ये, चाप हो जाएगा एन पी, चाप क्या हो जाएगा एन पी, और त्रिज्या होगी पी से लेकर सी तक। तो गामा अगर ये कोण है तो कोण के सामने ये देखो ये चाप होता है और ये होती है त्रिज्या, तो कोण गामा के लिए चाप हो गया एन पी, त्रिज्या होगी पी सी, और पी सी का मान कितना हमारा, चिन्ह प्रपाटी से माइनस आर। तो यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं गामा का जो मान है, कोण गामा की बात करें तो गामा इजुकल टू कोण, अगर गामा ये कोण गामा है तो गामा के लिए चाप हो गया एन पी, त्रिज्या हो गई पी सी, और पी सी का मान है माइनस आर। तो चाप तो हमारा वही है एन पी, तो चाप मैंने लगाया एन पी अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या पी से लेकर सी तक, और इसकी वैल्यू कितनी हमारी माइनस आर, तो माइनस आर। सुनिए हमने लगा दिया कोण इजुकल टू चाप बट्टे त्रिज्या, इस सूत्र को लगाया। अब सुनिए कोण बीटा की बात करें तो कोण बीटा ही है, कोण बीटा के लिए चाप तो ये हो गया एन से लेकर पी तक, चाप क्या हो गया एन से लेकर पी तक, त्रिज्या हो गई पी से लेकर आई तक, पी से लेकर आई तक, और पी से लेकर आई तक इसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी। तो एंगल बीटा इक्वल टू हो जाएगा चाप एन पी बट्टे पी आई का मान है माइनस बी। तो यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू चाप है हमारा एन पी अपॉन त्रिज्या इसकी पी से लेकर आई तक, पी से लेकर आई तक इसका मान कितना हमारा माइनस बी, तो यहाँ पर हो गया हमारा माइनस बी। ठीक, अब देखिए कोण हमारा कौन सा अल्फा, तो अल्फा कोण के लिए चाप तो वही है सबके लिए, कौन सा एन पी, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, पी से लेकर ओ तक, और पी से लेकर ओ तक ये दूरी कितनी है हमारी माइनस यू, ये माइनस यू है, वस्तु की दूरी ये माइनस यू है। तो एंगल अल्फा के लिए चाप हो गया हमारा एन पी और त्रिज्या हो गई पी से लेकर ओ तक, पी से लेकर ओ तक, और इसकी दूरी कितनी है माइनस यू। तो अल्फा के लिए चाप हो गया हमारा
एन पी अपॉन त्रिज्या हो गई, देखें फिर पी से लेकर ओ, और पी से लेकर ओ तक की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का यू। अब हमें डायग्राम को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा इनके मान लगा देंगे समीकरण 2 में, यानी इसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखिए ये है n2, तो n2 के बाद ब्रैकेट गामा, गामा का मान देखिए सामने लिखा है मेरा कितना है, एन पी अपॉन माइनस आर, ठीक, माइनस तो माइनस, फिर क्या हमारा बीटा, बीटा का मान कितना, ये देखिए बीटा का मान है एन पी अपॉन माइनस बी, तो ब्रैकेट लगाया इजुकल टू n1 गामा, गामा का मान फिर ये कितना है हमारा एन पी अपॉन माइनस आर, ठीक है, एन पी अपॉन माइनस आर, माइनस तो माइनस अल्फा, अल्फा का मान ये एन पी अपॉन माइनस यू, अल्फा का मान है एन पी अपॉन माइनस यू। सुनिए, हमने कुछ नहीं किया, अल्फा बीटा के मान यहाँ पे लगा दिए समीकरण 2 में। अब सुनिए यहाँ पर देखो एन पी कॉमन आ रहा है अंश में, यहाँ भी एन पी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर कॉमन लेके इसको काटेंगे, n2 अंश में देखो एन पी कॉमन है, तो यहाँ पे एन पी हमने कॉमन कर दिया, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन माइनस आर, माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन बी, एन पी कॉमन चला गया अंश में, इजुकल टू n1, यहाँ भी देखिए एन पी कॉमन आ रहा अंश से, तो यहाँ एन पी कॉमन कर दिया, एन पी कॉमन करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है माइनस आर, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ लगा दिए प्लस 1 अपॉन यू। सुने, अंश के इधर देखिए, इधर एन पी इधर है और एन पी इधर है, बराबर के इधर कट जाएगा। अब यहाँ क्या है n2 है, तो n2 का अंदर गुणा कर दो, n2 का गुणा अब इसमें भी होगा इसमें भी होगा, देखिए n2 का हम जब गुणा करेंगे तो इसमें दोनों में होगा, वैसे यहाँ पर n1 गुणा करेंगे तो इन दोनों में होगा, तो गुणा करिए चलिए, तो देखिए n2 गुणा इसमें करेंगे तो पहले तो ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस आएगा, n2 अंश का गुणा अंश में होगा, n2 अपॉन r प्लस तो प्लस, अब n2 गुणा b से 1 से कर दो तो n2 अपॉन b इजुकल टू, सुनिए n1 गुणा कर दो प्लस माइनस तो पहले चिन्ह माइनस का आएगा, अब सुनिए n1 का गुणा अंश से होगा तो n1 अपॉन r प्लस 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 यहाँ पर आ जाएगा n1 अपॉन यू। सुने, एक स्टेप बस आंसर के करीब है हम। अब हम करेंगे क्या, ये कर रहे हैं n2 अपॉन आर को तो इधर ले जा रहे हैं, माइनस n2 अपॉन आर जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और n1 अपॉन यू को इधर ला रहे हैं, मैं इसको यहीं रख रहा हूँ और इसको यहीं पक्षांतर कर रहा हूँ, n2 अपॉन बी को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, ये यहीं रहेगा, n2 अपॉन n1 अपॉन आर ये भी यहीं रखेगा। हम क्या कर रहे हैं, n2 अपॉन आर जो इधर माइनस का है जब उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और n1 अपॉन यू जो इधर प्लस का वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर वाले एक तरफ पद कर रहे हैं और यू बी वाले एक तरफ, तो बी तो इधर है, यू वाले को इधर ले जा रहे हैं, आर वाले को इधर ले जा रहे हैं, और इन दोनों को अपनी जगह रख रहे हैं। तो सुनिए, इधर मेरा जब ये इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा, यानी यहाँ बचेगा हमारा n2 अपॉन बी, इसके बाद 2 लाइन और बस आंसर। सुनिए, इसको तो मैं उधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बचा हमारा n2 अपॉन बी, तो यहाँ लिखा हमने n2 अपॉन बी, ठीक है, n2 अपॉन बी। अब सुनिए n1 अपॉन यू को जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस n1 अपॉन यू इजुकल टू, सुनिए n2 अपॉन, देखो मैंने एरो लगा दिया, n2 अपॉन आर का जब हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n2 अपॉन आर, n2 अपॉन आर, देखिए n2 अपॉन आर जब उधर प्लस का हो गया, ये बचा यहाँ पर क्या बचा, माइनस n1 अपॉन आर। सुनिए, हमने कुछ नहीं किया है, एरो हमने लगा दिया, n2 अपॉन आर को मैं उधर ले गया हूँ और n1 अपॉन यू को इधर लाया हूँ, इन दोनों को हमने टच नहीं किया, जो जहाँ है वहीं रख दिए। अब सुनना, यहाँ पर एक स्टेप हम और कर सकते हैं, क्या, इधर तो कुछ नहीं कर सकते, n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू इजुकल टू, यहाँ पर हम लास्ट से ले सकते हैं, देखिए दोनों का r है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंश में n2 माइनस n1। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से अपवर्तन सूत्र निकाल लिया है। अवतल गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र मेरा होता है n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू इजुकल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर, यानी n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, u क्या है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी, v क्या है, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, और r क्या है, उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो कहने का मतलब जो हमारा अपवर्तन सूत्र है वो अपवर्तनांक, वस्तु की दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को दर्शाता है। आपने देखा हमने बड़ी आसानी से उत्तल गोलीय पृष्ठ और अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्रों का निगमन किया है, दोनों का मान समान आया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी।
मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही ज़बरदस्त डेरिवेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज की क्लास कैसी रही इसको कमेंट करके आप कृपया ज़रूर बताएं। थैंक यू।